हेलो। नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन साथियों। साथियों, हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने दो भागों में डिवाइड की थी राष्ट्रपति की शक्तियां। एक सामान्य शक्ति और दूसरी आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्तियों की हमने बड़े अच्छे ढंग से चर्चा कर ली और आज हम चर्चा करने वाले हैं आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां तीन प्रकार की होती। तीन प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं। अब तीन प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 2, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। क्या? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। नंबर 3, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। क्या? आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल की बात करें 352, आर्टिकल 352। और राष्ट्रीय आपातकाल में अगर तीन प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो संविधान में उल्लेखित तीन प्रकार की परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो उस परिस्थितियों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 परिस्थिति कौन सी? विदेशी आक्रमण हो जाए। विदेशी आक्रमण हो जाए या क्या? बाहरी आक्रमण हो जाए। एक ही बात है। यानी चाहे आपको किसी नाम से मिले, हड़बड़ाना मत। विदेशी आक्रमण मिले या फिर बाह्य आक्रमण, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन चाहे बाह्य आक्रमण से पूछे या विदेशी आक्रमण से, किसी प्रकार की दुविधा में मत फंसना। यानी दोनों का मतलब ही एक होता है, चाहे वो विदेशी आक्रमण बोलते या फिर बाह्य आक्रमण बोलते। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। नंबर 2, युद्ध में भाग ले युद्ध में भाग लेने पर या फिर स्वयं युद्ध में सम्मिलित होना। स्वयं युद्ध की कंडीशन अगर हो जाती है देश के अंदर, या तो मान लीजिए दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है, जैसे हमास और गाजा पट्टी के अंदर इजराइल में युद्ध चल रहा है। अगर स्वेच्छा से भाग ले रहा है युद्ध के अंदर, इस कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या फिर भारत के साथ स्वयं के साथ युद्ध हो गया, किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया, या फिर स्वयं युद्ध कर रहा है, ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नंबर तीन, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए देश के अंदर। देश के अंदर आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, देश के अंदर, या फिर आंतरिक अशांति, ऐसे लिख लो, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए। उत्पन्न होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था,
मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन क्या वर्तमान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। वर्तमान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आप कहोगे फिर किस शब्द का उल्लेख है? आप कहोगे तो फिर किस शब्द का उल्लेख है? यानी आंतरिक अशांति शब्द कौन सा अमेंडमेंट होता है? मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वां अमेंडमेंट होता है 1978 में। कब है? 1978 में। और संशोधन के द्वारा क्या आंतरिक अशांति शब्द हटाकर कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है? सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा जाता है। शस्त्र सहित विद्रोह कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। और कौन सा शब्द जोड़ दिया जाता है? आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर संविधान के अंदर कौन से शब्द का उल्लेख किया गया? तो सशस्त्र विद्रोह। और मूल संविधान में कौन से शब्द का वर्णन? तो आंतरिक अशांति। अब आप कहोगे यह आंतरिक अशांति शब्द क्यों हटाया गया? फिर क्या आंतरिक अशांति शब्द क्यों हटाया गया? तो इसके पीछे एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही। क्या? इस शब्द के पीछे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी देश के अंदर। और वह क्या हुई? बड़ी रोचक कहानी है इसके पीछे। बात है 1975 की। जून 1975 की बात है। उस टाइम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और जून 1975 में चुनाव होते हैं। जून 1975 में चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं जून 1975 में। और वही यूपी के अंदर रायबरेली सीट जो कांग्रेस की वसानुगत सीट मान लो, यानी वहां से चुनाव लड़ती आ रही थी कौन? इंदिरा गांधी। संसदीय सीट रायबरेली यूपी के अंदर, वहां से चुनाव लड़ती आ रही कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। और 1975 के अंदर जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो चुनाव रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ते हैं। इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ते हैं, जो वर्तमान में किसके पास है ये सीट? श्रीमती जी सोनिया गांधी जी के पास। क्या? श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास ये सीट है, जो कांग्रेस की घरेलू सीट मानी जाती है। क्या? कांग्रेस की घरेलू सीट मानी जाती है रायबरेली सीट। अब लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और इंदिरा गांधी जी के सामने एक विपक्ष का नेता आता है। इंदिरा गांधी के विरोध में एक महागठबंधन होता है। महागठबंधन होता है किसके विरोध में? इंदिरा जी के विरोध में महागठबंधन होता है विपक्ष के द्वारा, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, राजमनार जैसे कई व्यक्ति इस महागठबंधन में भाग लेते हैं। और महागठबंधन के द्वारा विपक्ष में एक नेता को उतारा जाता है। किसके सामने? श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने। श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने एक नेता है उसको उतारा जाता है, और नेता का नाम था
राजनारायण शर्मा। विपक्ष में कौन से नेता को उतारा जाता है? राजनारायण शर्मा को उतारा जाता है। और हुआ वही जिसका डर था। क्या हुआ? यानी इस लोकसभा सीट से चुनाव कौन जीत जाती है? लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीत जाती है श्रीमती इंदिरा गांधी और वापस प्रधानमंत्री बन जाती है। अब इस चुनाव से असंतुष्ट होकर राजनारायण शर्मा कहां जाते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कहां जाते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस चुनाव के विरोध में जाते हैं, यानी इस चुनाव से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं राजनारायण शर्मा, और कहां चले जाते हैं? इलाहाबाद कोर्ट के अंदर। और लगभग 10-12 दोष लगाए जाते हैं किस पे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी पे। उसमें एक यह है कि इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। नंबर 2, सरकारी प्रशासन का उपयोग किया है, यानी चुनाव के अंदर सरकारी प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरा आरोप। तीसरा आरोप, फर्जी वोटों से चुनाव जीते हैं कौन? इंदिरा गांधी जी। अब वो फाइल देखी जाती है कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद कोर्ट में, और आपको पता है यानी जब आचार संहिता लगती है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास एक फाइल आती है, और फाइल में आचार संहिता के नियम कानून कायदे होते हैं कि आपको किस किस प्रकार से कानून को ध्यान में रखकर चुनाव करवाना है। अब आपको पता है सरकारी कर्मचारी है वो तटस्थ रहता है, नहीं तो किसी पार्टी की क्या कर सकता है? खूबियां गिना सकता है, नहीं किसी पार्टी की कमियां निकाल सकता है, यानी बिल्कुल तटस्थ रहना पड़ता है सरकारी प्रशासन को। किसमें? चुनाव के अंदर। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपने निजी सचिव आर के धवन जो आईपीएस अधिकारी थे, उनका भी चुनाव के अंदर खूब इस्तेमाल किया। पूरी टीम लगा दी चुनाव जीतने के लिए। किसने? इंदिरा गांधी जी ने। और हाईकोर्ट तलब करता है और इंदिरा गांधी जी को कोर्ट में बुला लिया जाता है। और साथियों, भारत के इतिहास में आज तक का पहला मामला था कि किसी प्रधानमंत्री को पद पर रहते हुए हाईकोर्ट में तलब किया गया। क्या भारत के अंदर ऐसा पहला मामला जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हाईकोर्ट में तलब कर दिया गया? हाईकोर्ट बुलाता है इंदिरा गांधी जी को कोर्ट के अंदर, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उससे कटघरे में न खड़ा करके पास की चेयर पे बिठाया जाता है इंदिरा गांधी जी को। क्या? कटघरे में खड़ा न करके पास की चेयर पे बिठाया जाता है इंदिरा गांधी जी को। और इंदिरा गांधी जी को फैसला क्या सुनाया जाता है? फैसला यह सुनाया जाता है कि आपकी जो लोकसभा सीट है वो रद्द की जाती है। क्या? आपकी लोकसभा सीट रद्द की जाती है। नंबर 2, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 6 साल तक है चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज तक का एकमात्र इतिहास किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाना और फिर यह फैसला सुनाना कि लोकसभा की सीट आपकी रद्द की जाती है और 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इंदिरा गांधी जी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कह दिया कि आप अगर हमारे इस संगीन आरोपों से अगर सहमत नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट है, याचिका दायर कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि इंदिरा गांधी जी क्या करती है? वापस आती है और इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि
इंदिरा गांधी जी की गरिमा गायब हो चुकी थी, यानी इनकी छवि धूमिल हो चुकी थी देश के अंदर। अब पूरा महागठबंधन तैयार होता है और बिहार के पटना से क्या इनके विरोध में एक आंदोलन शुरू किया जाता है। इंदिरा गांधी जी के विरोध में बिहार के पटना से एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है और उस आंदोलन में नीतीश कुमार यादव, लालू प्रसाद यादव, राम नारायण और अन्य बहुत से नेताओं का क्या होता है, जमवाड़ा रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे नेता इकट्ठे होकर बिहार से आंदोलन की शुरुआत करते हैं और वो आंदोलन कहां पहुंचता है, दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचता है। और ऐसा बताया जाता है कि रामलीला मैदान में इतनी भयंकर भीड़ थी कि पूरे दिल्ली के अंदर जाम लग गया, निकलने के लिए जगह नहीं बची। और वहां से क्या होता है, इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। कौन से आंदोलन की? इंदिरा गांधी के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की जाती है और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। क्या? बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे तो पैरों तले जमीन खिसकना स्वाभाविक है। और वहां रामलीला मैदान में जेपी नारायण इस आंदोलन की बागडोर संभाल लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन? जेपी नारायण। और वहां पे एक नारा देते हैं। क्या नारा देते हैं? कुर्सी छोड़ो या जनता आएगी। क्या? या तो कुर्सी छोड़ो या फिर जनता आ रही है। यह नारा किसके द्वारा दिया जाता है? जेपी नारायणन के द्वारा नारा दिया जाता है। कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है। यह नारा किसका था? जेपी नारायण। अब जैसे ही इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि ये तो सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, अब पांव जमना मुश्किल हो गया, इधर हाईकोर्ट का भी ये फैसला है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आनन फानन में मीटिंग बुलाती है। कौन? आनन फानन में इंदिरा गांधी जी मीटिंग बुलाती है। जो मंत्रिमंडल में किचन कैबिनेट शब्द आता है वो इस आंदोलन के तहत ही आया था। कौन से आंदोलन के तहत? यानी इंदिरा गांधी के विरोध में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था बिहार के पटना से और दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर, और जेपी नारायण के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है और किचन कैबिनेट की शुरुआत भी इसी सिचुएशन में की जाती है। अब किचन कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री के क्या होते हैं? यार दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, निजी सलाहकार। प्रधानमंत्री के निजी यार दोस्त होते हैं और वो यानी रसोई घर में जो काम करते हैं अपने निजी माता बहन है, उस प्रकार से वो काम करते थे। वहां पे उनके साथ मीटिंग लेती है कौन? इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी मीटिंग लेकर किसके पास जाती है? उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन के पास जाती है और देश के हालातों के बारे में बताकर फखरुद्दीन को सहमत करके साइन करवा लेते हैं। और यह मीटिंग ऐसा बताया जाता है कि 25 जून 1975 को मध्य रात्रि लगभग 11 बजे होती है और देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है, अघोषित आपातकाल लगा दिया जाता है। अब संजय गांधी के द्वारा यानी प्रेस की सभी लाइटें कटवा दी जाती हैं ताकि जनता भड़के नहीं, जनता देश के अंदर
भड़के ने पूरे प्रेस मीडिया की लाइट कटवा दी जाती है और किसी को भनक तक ही नहीं लगती कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो फिर आप कहोगे पता कैसे चला? उस टाइम आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन से समाचार आते थे और जैसे ही समाचार सुबह रेडियो दूरदर्शन से आए तो पता चला कि देश के अंदर अघोषित राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। क्या देश के अंदर अघोषित राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? क्यों? जनता बड़ी त्रस्त थी, गरीबी से, भूखमरी से, और इंदिरा गांधी की तानाशाही इतनी बढ़ चुकी थी कि वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने से भी इनकार कर रहे थे। कौन? इंदिरा गांधी जी। अब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है और 1977 तक चलता है ये राष्ट्रीय आपातकाल। 1977 तक चलता है और उसके बाद में फिर चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा। क्या? इंदिरा गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जनता है वो एकदम परेशान हो चुकी थी। तो एक बार आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि आपातकाल की घोषणा, इंदिरा गांधी जी के समय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो घोषणा हुई थी 25 जून को। 25 जून 1975 को घोषणा हुई थी, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जून से। घोषणा पूछे तो 25 जून से, और इसी दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? काला दिवस। भारत के इतिहास में काला दिवस कौन सा? 25 जून। और एक बार यह एसएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है कि काला दिवस मनाया जाता है 25 जून को। 25 जून को तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, यानी आंतरिक अशांति शब्द का इस गैर तरीके से इस्तेमाल करने पर फिर गैर कांग्रेसी सरकार आती है और गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा फिर यह 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के तहत, और आंतरिक अशांति शब्द हटाकर फिर क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि आंतरिक अशांति शब्द क्यों हटाया गया था। और जो विपक्षी सरकार आई थी गैर कांग्रेसी, उन्होंने यह सोचा कि आने वाले इतिहास में ऐसा कभी ना हो कि इस आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग कोई सरकार कर सके। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा और यह शब्द जोड़ दिया गया। कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। अब अपन बात करते हैं कि यह किसकी सिफारिश पे लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल किसकी सिफारिश पे लगता है? तो यह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे लगता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश की बात करें तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे लगता है। लिखित सिफारिश पे क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अगर मंत्रिमंडल लिखित में दे दे तो फिर क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अब अपन बात करते हैं कि यह फिर कितने समय तक लगता है। समय की बात करें तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे लगता है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाना हो तो 1 माह के अंदर अनुमति, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। और फिर बढ़ाना हो तो यानी 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी जिस दिन से आपातकाल लगा है उस दिन से 1 महीने के अंदर संसद से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये 6 माह में, 6 माह के अंतराल पे होगा ऐसा। और कब तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। यानी संविधान के अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि यह 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यह अधिकतम कितने
टाइम तक ही लगाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, 1 माह के अंदर आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर 6 माह की अनुमति से 6 माह के अंतराल से बढ़ाया जा सकता है। यानी एक बार अनुमति ली 1 माह में, फिर 6 महीने बढ़ गया, फिर दोबारा अनुमति ली, फिर 6 महीने बढ़ गया, तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। क्या इसका समय है वो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल का। अब इसको समाप्त कैसे करेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल को अगर समाप्त करना हो तो कैसे करेंगे? सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत से समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। संसद में अगर सामान्य बहुमत मिल जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति के कहने से। राष्ट्रपति के कहने से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है। एक और संशोधन किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कि आप प्रधानमंत्री के मौखिक जवाब पे राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इंदिरा जी के फोन पर कहने मात्र से ही फखरुद्दीन अली ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह कहा गया कि आप सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप, प्रधानमंत्री के मौखिक रूप कहने मात्र से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। यह भी संविधान संशोधन के तहत बात कही गई। तो सामान्य बहुमत से समाप्त किया जा सकता है और राष्ट्रपति की घोषणा से भी समाप्त किया जा सकता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। अब आज तक के भारत के इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। आज तक के भारत के इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। नंबर एक 1962 में। कब है? 1962 में, जब चीनी आक्रमण होता है। 1962 में चीनी आक्रमण, और उस टाइम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन। राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम में? डॉक्टर राधाकृष्णन। जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, उस टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? राष्ट्रपति थे। उसके बाद में 1971 में 1971 में वो पाक आक्रमण, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन है? वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। नंबर 3 1975 में, जो अभी मैंने पूरी घटना सुनाई है, 1975 में आंतरिक अशांति के मामले में, आंतरिक अशांति के मामले में, और उस टाइम भी पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली फखरुद्दीन राष्ट्रपति थे। तो आज तक के इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। क्या? आज तक के इतिहास में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, लेकिन 20 व 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। और यह कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते? तो 20 और 21, 20 और 21। और यह बात कौन से आर्टिकल के तहत लिखी गई है? तो यह बात आर्टिकल 359 के तहत लिखी गई। यह बात है आर्टिकल 359 के तहत लिखी गई है कि 20-21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार है वो क्या होंगे? निलंबित होंगे। क्या? बाकी सारे मौलिक अधिकार क्या होंगे? निलंबित होंगे। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सशस्त्र विद्रोह अगर आपातकाल लगा है, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से देश में आपातकाल लगा है, तो कौन सा अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार है वो निलंबित नहीं होगा? तो फिर 19, 20 और 21 ये 3 अधिकार के अलावा बाकी सारे अधिकार हैं वो निलंबित होंगे। क्या? बाकी सारे अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। यह बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 358 में यह उल्लेख है कि अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 इनको छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे? निलंबित होंगे। बाकी सारे निलंबित होंगे। अब एक बात और ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे? आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 250, आर्टिकल है 250, अनुच्छेद 250। आर्टिकल 250 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पे कानून बनाने का काम किसका होगा? केंद्र का होगा, केंद्र सरकार का होगा। किस दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और वह कानून यानी आपातकाल समाप्त होने के कितने दिन बाद प्रभावित रहेगा? तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। और वो कानून आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह तक प्रभावित रहता है। यानी जैसे ही आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल समाप्त हो गया, उसके 6 महीने तक कौन सा कानून प्रभावी रहेगा? जो राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वो प्रभावी रहेगा। क्या? 6 माह तक प्रभावी रहेगा। और आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो यह थी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित चर्चा। और सभी विषयों को कवर करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनकी चर्चा हमने की है। आशा है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।